हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी पहली वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है आकलन एवं मूल्यांकन, यानी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कोर्सेज के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कुछ आकलन एवं मूल्यांकन के बारे में। आकलन और मूल्यांकन दोनों शब्द सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे एक ही है या दोनों एक ही चीज के लिए बनाए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस है और वो डिफरेंस होता है इनके बीच के उद्देश्यों का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आकलन जांच या जानकारी को प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाकर भरपाई की जाती है। यह आकलन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो आकलन है वो मूल्यांकन का ही एक छोटा सा पद होता है। मूल्यांकन बड़े लेवल पे किया जाता है, लंबे इंटरवल बाद किया जाता है, जबकि आकलन जो होता है वो थोड़े थोड़े समय के बाद किया जाता है। और आकलन का मुख्य उद्देश्य हमारा होता है बच्चों में सुधार करना। हम इसमें बारीक से बारीक कमियों को बच्चों की ढूंढने का प्रयास करते हैं कि छोटी छोटी कमियां क्या हैं। जैसे बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, या कौन सी चीज है जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कौन सी चीज बच्चों को पढ़ाई में कठिन लग रही है, उनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, या बच्चा कितना सीख पा रहा है। ये सारी बारीक से बारीक चीजों को हम समझ सकते हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में जो भी कमियां हैं उनमें सुधार करना, ताकि उसकी अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। आगे हम देखते हैं, लिखा है कि इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की अधिगम कमियों को दूर किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अधिगम कमियां मतलब जो भी पढ़ाई में कमियां आ रही है, बच्चों को सीखने में जो भी दिक्कत आ रही है, उसको ढूंढना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। हम बच्चे पर ज्यादा फोकस करेंगे, उसकी बारीक से बारीक कमियों को ढूंढेंगे और उसकी कमी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आकलन में छात्रों को बिना अंक व ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है, ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा 1 साल का पूरा कोर्स करता है, 1 साल बाद जब वो मेन एग्जाम में बैठता है तो वो उसका फाइनल परफॉर्मेंस होता है। और उस फाइनल परफॉर्मेंस के बैठने के पहले वो उस पूरे साल अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि कम मार्क्स आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में तो क्यों आ रहे हैं, कहाँ वो चूक कर रहा है, किस चीज पे वो ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, या उसका पढ़ाई में उस चीज पे मन क्यों नहीं लग पा रहा है, कौन सी चीज उसको कठिनाई क्रिएट कर रही है, किस चीज पर उसको ज्यादा फोकस करना है। ये सारी चीजें जो पूरे साल वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, जिससे वो जब फाइनल परफॉर्मेंस में बैठे तो उसमें अपना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सके। तो ये पूरे साल भर के अंदर होने वाली जो भी प्रक्रिया होती है, छोटे छोटे सुधार करने की प्रक्रिया होती है, इसको हम आकलन कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आकलन की आवश्यकताएं क्या क्या है। आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण आदि के आकलन के लिए की जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आकलन एक सुधारात्मक दृष्टि से किया जाता है। मतलब आकलन का हमारा मेन पर्पस होता है बच्चों की छोटी छोटी चीजों को जानना, और उसमें यदि हमें कुछ कमियां दिखती हैं तो उसमें सुधार करना। और ऐसा करके हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए सुधारात्मक दृष्टि से ये आकलन किया जाता है।
आकलन यदि हम अच्छे विधि से, अच्छे ढंग से करते हैं, तो बच्चों का जो फाइनल परिणाम होगा या उसका जो फाइनल परफॉर्मेंस जब वो देगा, तो उसमें उसका बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उस पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है और छोटी छोटी उसकी जो भी कमियां रहती हैं, उसकी जो भी गलतियां रहती है, या जो भी वो पढ़ाई में एक जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको हम इजीली ढूंढ के दूर कर सकते हैं। इसलिए इसका फाइनल परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं, विद्यार्थियों के संदर्भ में आकलन द्वारा हम जान सकते हैं कि छात्र क्या जानते हैं, उनको कितना नॉलेज है, कितना वो किसी चीज से वाकिफ है, छात्रों की रुचियां कौन कौन सी हैं, उनको किस चीज में इंटरेस्ट होता है, और छात्र की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, आदि। टीचर के लिए भी आकलन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आकलन के द्वारा टीचर जान सकता है कि छात्रों के कौशल की योग्यता एवं अधिगम क्षमता को पहचाना जा सकता है। टीचर इससे समझ सकता है कि बच्चों में कितनी एक किसी भी चीज को सीखने की वो योग्यता रखते हैं, या उसको किस लेवल से पढ़ाना है, किस लेवल से उनको सिखाना है। ये टीचर के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर है शिक्षण विधि का चयन करने के लिए आकलन द्वारा टीचर समझ सकता है कि वो बच्चों को किस विधि से पढ़ाए, किस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनका आईक्यू लेवल क्या है, और उसको किस टेक्निक या किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, ये आकलन द्वारा टीचर समझ सकता है। और अगला है शिक्षण सामग्री के विकास के लिए आकलन द्वारा शिक्षण सामग्री जो भी होती है, पढ़ाई के दौरान हम जो भी सामग्रियां यूज करते हैं, उसका विकास किया जा सकता है, जिससे अपनी टीचिंग की जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा आकलन की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे है परिवार के लिए। परिवार के लिए भी आकलन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे छात्र के पालकों को छात्र की प्रगति से अवगत कराने के लिए। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, तो उसमें क्या सुधार हो रहा है और वो कितनी प्रगति कर रहा है। जैसे मैथ सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें मान लो स्टार्टिंग में वो बहुत कमजोर रहता है बच्चा उसमें, फिर धीरे धीरे जब उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है या इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, या जो भी उसका वहां पे फीडबैक रहता है, ये सारी चीजों को उसके पालकों या फैमिली वालों को बताने के लिए भी आकलन की जरूरत हमको पड़ती है। जैसे अगला है छात्रों की अधिगम क्षमता के बारे में जानकारी देने के लिए। बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी अधिगम क्षमता कैसी है, वो कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, ये सारी चीजें भी हम घर में इन्फॉर्म करते हैं, इसके लिए भी हमें आकलन की जरूरत पड़ती है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रिया हेतु। पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब जो भी हमारे विद्यालय में या क्लासरूम के अंतर इसके अलावा भी जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाती हैं, वो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो इसके लिए भी आकलन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए हमें सुविधा होती है। और अगला है विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यताओं को पहचानने के लिए। मान लीजिए क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी को चित्रकला में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को सांस्कृतिक नृत्य में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कोई बहुत अच्छा स्पीच दे सकता है। तो जैसे कभी कहीं पर ऐसे कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिला स्तर पर है या किसी भी इंटर स्कूल स्तर पर है, और हम देखते हैं कि क्लास में कोई बच्चे हैं और इन चीजों में अच्छी योग्यता रखते हैं, उन अच्छा कौशल रखते हैं, तो उनका आकलन किया जा सकता है कि उनमें से जो बेस्ट बच्चा होगा उसको हम सिलेक्ट करके उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भेज सकते हैं। तो इस प्रकार इसका प्रयोग पाठ्य सहगामी क्रिया हेतु भी किया जाता है। अभी तक हमने आकलन के बारे में देखा था कि आकलन एक छोटे स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है और ये मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। मतलब वो भी एक टाइप का जांच था, मगर वो हर थोड़े थोड़े समय के लिए किए जाने वाला एक परीक्षण था।
जबकि मूल्यांकन जो होता है वो एक लंबे इंटरवल बाद किया जाने वाला परीक्षण है, या एक निर्णय बोल सकते हैं, एक निर्णय होता है जिसमें या तो विद्यार्थी पास होगा या तो विद्यार्थी फेल होगा, जिसको हम फाइनल परफॉर्मेंस भी कहते हैं। इसको यहाँ पर मूल्यांकन कहा गया है। देखते हैं मूल्यांकन क्या है। जांच या जानकारी प्राप्त करने की वह प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी के बारे में निर्णय लिया जाता है कि विद्यार्थी अगले ग्रेड या कक्षा में जाने योग्य है या नहीं, मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, मूल्यांकन दो शब्दों से बना है, मूल्य धन अंकन, मूल्यांकन। यहाँ पे अंकन करना मतलब उसी चीज का आकलन करना, मूल्यों का आकलन करना मूल्यांकन है। मूल्य से यहाँ पर तात्पर्य होता है कि शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही थी इतने दिन तक, साल भर या किसी भी कोर्स के दौरान जो बच्चों को इतने दिन तक सिखाया जा रहा था, तो उसको सिखाने का या उस शिक्षा देने का क्या हमारी क्या एक एक्सपेक्टेशन थी, हम उस चीज के माध्यम से बच्चों को क्या सिखाना चाहते थे, किस चीज के बारे में सुधार करना चाहते थे, क्या जानकारी देना चाहते थे। ये सारी चीजें जो शिक्षा के उद्देश्य में हम कहाँ तक सफल हुए, कहाँ तक नहीं, ये जो भी चीजें कराई गई इसको शिक्षा के मूल्य कहा जाता है, और उसका ही आकलन करना हमारा मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार किसी वस्तु या क्रिया के वास्तविक मूल्यों का आकलन करना मूल्यांकन होगा। शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन के जन्मदाता B.S. ब्लूम को माना जाता है। ब्लूम महोदय ने मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 सोपान बताए थे, अर्थात 3 चरण बताए थे, जिसमें से पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है अधिगम का अनुभव और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। पहले हम समझते हैं शैक्षिक उद्देश्य। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। इस सोपान के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कोई भी टीचर या कोई भी शिक्षक यह तय करता है कि वो कक्षा में जाने के पहले वो कौन से शैक्षिक उद्देश्य है जिसकी वो प्राप्ति करना चाहता है, और वो वर्ष के एंड में यह चेक करता है कि क्या वह अपने शैक्षिक उद्देश्य जो वो बच्चों से चाह रहा था उसमें कितना सफल हो पाया है अथवा नहीं। अब ये शैक्षिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ये हमारे शैक्षिक उद्देश्य हो सकते हैं जैसे कि बच्चों में विभिन्न कौशलों का विकास करना हो सकता है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता लगाना हो सकता है, बालकों की कौन कौन सी कमजोरियां हैं उसको फाइंड आउट करना, और यदि उनमें कमियां हैं तो उनका निदान कैसे संभव है इसका पता लगाना। ये सारी चीजें हमारे शैक्षिक उद्देश्य में आ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला सोपान है अधिगम का अनुभव। इसके अंतर्गत शिक्षक यह चेक करता है कि वो अपने शैक्षिक उद्देश्य जो वो बच्चों को चाह रहा था कि बच्चों को वो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करा सके, तो उस दौरान बच्चे कैसा अनुभव कर रहे थे, क्या वो सारी चीजें वो सीखना चाह रहे थे जो टीचर उनको सिखाना चाह रहा था। ये सारी बातें अधिगम के अनुभव वाले सोपान में आती हैं। तीसरा सोपान है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। ये इसका अंतिम सोपान है। इसमें टीचर यह जानने की कोशिश करता है कि उसने इतने दिनों तक जो भी बच्चों को सिखाया, जो भी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति वो कराना चाहता था, क्या उन सारी चीजों से बच्चों के व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन आए या नहीं। वो जो भी बच्चों से अपेक्षाएं रख रहा था कि ये वाले चेंजेस बच्चों में आना चाहिए, उनमें परिवर्तन आया या नहीं। इसमें व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब हम मूल्यांकन की कुछ अन्य परिभाषाएं भी देख लेते हैं। क्लार व स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाओं से लिया जाता है, ऐसा माना था क्लार व स्टार ने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लार व स्टार ये ऐसे विद्वान थे जिनने मूल्यांकन को अंतिम निर्णय माना था, इसीलिए मूल्यांकन को अंतिम निर्णय या निर्णय देना भी कहा गया है।
क्योंकि अंतिम निर्णय के माध्यम से ही ये डिसाइड होता है कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी बालक अगली कक्षा में जाने योग्य है अथवा नहीं। अगले थे गैरेट। गैरेट के अनुसार मूल्यांकन एक प्रश्नों की योजना होती है जो किसी कुशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार की जाती है। चलिए अब हम देखते हैं मूल्यांकन में कौन कौन से गुण होना चाहिए। जब भी हम मूल्यांकन करते हैं, किसी भी विद्यार्थी का जब मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें कुछ गुण होना बहुत अनिवार्य है। वे गुण होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, पहला है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है विभेदीकरण और पांचवा है व्यापकता। हम उसको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला है वैधता। वैधता मतलब होता है जब भी हम कोई मूल्यांकन कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए। अर्थात कोई भी परीक्षण, कोई भी मूल्यांकन तभी वैलिड या वैध माना जाता है जो जिस विषय या जिस उद्देश्य या किसी भी योजना के लिए बनाया जा रहा हो वो उसी चीज की जांच करे और वो भी विशुद्धता से उस चीज की जांच करे। तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारा मूल्यांकन पूरी तरह से वैध था। सपोज कीजिए कि कोई 10th का स्टूडेंट है। उस 10th के स्टूडेंट का यदि हमें ज्ञान चेक करना है, नॉलेज चेक करना है, तो उसका नॉलेज चेक करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। तो याद रहे कि वो मूल्यांकन के जो प्रश्न हम तैयार करेंगे वो 10th लेवल के ही होने चाहिए, 10वीं कक्षा पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यदि हम उसमें BA लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसके लिए वैध नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। इस तरह मूल्यांकन का पहला गुण होता है वैधता का गुण। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब होता है कि मूल्यांकन जो भी प्रपत्र हम तैयार करते हैं बच्चों का परीक्षण करने के लिए, उसका हमने एक बार मूल्यांकन किया, एक बार मूल्यांकन करने पर हमें कोई रिजल्ट मिलता है, तो ध्यान रहे यदि एक बार मूल्यांकन करने पर किसी विद्यार्थी के कोई अंक आते हैं तो जब अदर टीचर भी उसका व्यक्ति का या उस विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है तो वही अंक उनके साथ भी आने चाहिए। यानी उसको कितनी भी बार जांचा जाए हम देखेंगे उसका सेम परिणाम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं हमारा मूल्यांकन विश्वसनीय है। तीसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। देखिए, दो गुण होते हैं, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। सपोज कीजिए यदि मैं बोलती हूँ कि आप राष्ट्रीयता पर एक निबंध लिखिए, तो उस राष्ट्रीयता पर हर व्यक्ति अलग अलग अपने अपने विचार लिखेगा। तो ये हर व्यक्ति जो कि अपने अपने विचार लिख रहा है तो वो व्यक्तिनिष्ठता कहलाएगी। और वस्तुनिष्ठता के अनुसार कोई भी चीज सटीक होनी चाहिए, उसका एक जवाब हो और हर व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए एक ही जवाब होनी चाहिए, वो कहलाती है वस्तुनिष्ठता। इस प्रकार कोई भी मूल्यांकन हमारा पक्षपात रहित होना चाहिए, उसमें व्यक्तिनिष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए बल्कि वस्तुनिष्ठता का भाव होना चाहिए, वह पूरी तरह सटीक होना चाहिए। अगला है विभेदीकरण। जब भी हम कोई मूल्यांकन करते हैं तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो मूल्यांकन इस तरह से तैयार किया जाए कि वो निष्पक्ष रूप से विभेद कर सके। और विभेदीकरण से मतलब है कि प्रतिभाशाली बालक कौन है, औसत बालक कौन है, मंद बुद्धि बालक कौन है, इन सभी बच्चों में विभेद कर सके। इस तरह उसमें विभेदीकरण का गुण पाया जाना चाहिए। और आखिरी है व्यापकता। व्यापकता इसका आखिरी गुण होता है जो हमें ये बताता है कि जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया गया है या जो भी मूल्यांकन प्रपत्र हमने तैयार किया है विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से संपूर्ण टॉपिक को कवर करे। ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट से हमने उठा के सारे प्रश्न डाल दिए बच्चे का ज्ञान चेक करने के लिए। इस तरह वो उसका क्षेत्र व्यापक हो जो सारे के सारे पाठ्यक्रम को कवर कर सके। इस तरह इसके मूल्यांकन के सारे गुण होते हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता। अब हम देखते हैं मूल्यांकन की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट है अध्यापकों की कार्य कुशलता एवं सफलता का मापन करना। देखिए, मूल्यांकन की
मदद से अध्यापकों की कार्य कुशलता का पता लगाया जा सकता है कि वो अपने टीचिंग काम में कितना एक्सपर्ट है और कितना नहीं, और वो पढ़ाई या अपने अध्यापन के दौरान या अपने शिक्षण के दौरान कितना सफल हुआ अथवा नहीं, इसका मापन भी मूल्यांकन के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा है बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। जैसे हमने अभी देखा था कि शिक्षा का उद्देश्य होता है, शिक्षा के कुछ लक्ष्य होते हैं कि एक टीचर चाहता है कि उस साल के दौरान में या उसके पढ़ाई के दौरान में बच्चों में कुछ वांछित परिवर्तन हो। तो मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि फाइनली बच्चों के व्यवहार में जो टीचर एक्सपेक्ट करता था कि बच्चों में ये सारे परिवर्तन होने चाहिए, वो होए या नहीं, इसकी जांच भी मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है। तीसरा है समस्याओं का निर्धारण करना और उसके दोषों को जानने की कोशिश करना। मूल्यांकन द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निर्धारण किया जा सकता है और उनका निदान करने की भी कोशिश की जा सकती है। अगला है अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का मापन करना। देखिए, मूल्यांकन के द्वारा पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले दोनों को अपने कार्य में कितना सफल हुआ अथवा नहीं, इसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है। अगला है बालकों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करना। यदि हम चाहते हैं बालकों का सर्वांगीण विकास हो, उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सभी विकास हो, तो उसके लिए भी मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगला है मूल्यांकन से छात्रों एवं अध्यापकों दोनों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि विद्यार्थी भी और बेहतर परफॉर्मेंस दे सके और टीचर भी और अच्छे से पढ़ा सके, ये प्रतिपुष्टि जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। आखिरी पॉइंट है पता लगाना कि बालकों ने किस सीमा तक कुशलताओं एवं योग्यताओं को ग्रहण किया या नहीं, इसकी जानकारी भी मूल्यांकन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी जानकारी आकलन एवं मूल्यांकन के बारे में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने के लिए मैं अगला पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे।